तो diagnosis of retinoblastoma is made on the basis of clinical examination and various investigations. अब क्लिनिकल एग्जामिनेशन में कैसे हम उसको मतलब डायग्नोस करते हैं, लाइक टोनोमेट्री करते हैं जिससे हम इंट्राओकुलर प्रेशर मेजर करते हैं। इसके अलावा हम ऑप्थेल्मोस्कोपी करेंगे जिससे हम उसका जो फंडस है उसको एग्जामिन करेंगे। इसके अलावा केराटोमेट्री करेंगे जिससे हम उसका कॉर्नियल डायमीटर मेजर करते हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस। इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास आता है एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई एंड सिस्टेमिक इवैल्यूएशन। अब एक्सरे इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा, क्योंकि इसमें हम रेटिनोब्लास्टोमा की कैल्सिफिकेशन को डिटेक्ट करते हैं। व्हाइट पैचेस जो मैंने आपको बताया था, चाकी व्हाइट अपीयरेंस होती है कैल्शियम की, ठीक है। अल्ट्रासोनोग्राफी का भी सेम है कि ये भी इट इज आल्सो अल्ट्रासोनोग्राफी में ए स्कैन और बी स्कैन आता है जिसमें हम आई बॉल को एग्जामिन करेंगे और कैल्सिफिकेशन के थ्रू रेटिनोब्लास्टोमा को डिटेक्ट करते हैं। सीटी स्कैन में भी यही है कि हम इट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा, बट इट इज आल्सो यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑप्टिक नर्व, ठीक है। एमआरआई, एमआरआई हम उस वक्त करवाते हैं जब हमने देखनी होती है सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्वमेंट। अब क्या हो रहा है कि सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्वमेंट मतलब हम देखना चाह रहे हैं कि जो मैलिग्नेंट कैंसर है उसने सॉफ्ट टिश्यू मतलब एक्स्ट्राओकुलर मसल्स को कितना इन्वॉल्व कर लिया, उसने ऑप्टिक नर्व को कितना इन्वॉल्व कर लिया, इस तरह सॉफ्ट टिश्यू अराउंड द अराउंड द आई उसने कितना इन्वॉल्व कर लिया, ठीक है। एंड सिस्टेमिक इवैल्यूएशन हम मतलब बायोप्सी करते हैं उसकी बोन्स की, इसके अलावा लिवर की, मतलब जहां जहां मेटास्टेसिस हो सकती है उस एरियाज की बायोप्सी करते हैं और सिस्टेमिक हिस्ट्री वगैरह सिस्टेमिक एग्जामिनेशन की बेस पे हम देखते हैं कि कहां-कहां मेटास्टेसिस हो चुकी है। तो इस तरह था इसका डायग्नोसिस। अब लास्टली हम आते हैं ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक है ट्यूमर डिस्ट्रक्शन और दूसरा है रिमूवल प्रोसीजर, इसमें इन्यूक्लिएशन कॉमनली यूज होता है। अब ट्यूमर डिस्ट्रक्शन में हमारे पास कौन कौन से ट्रीटमेंट आ जाते हैं। सबसे पहले आ गया कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी एज द नेम इंडिकेट, इसमें हम वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रग्स लाइक एक मोस्टली यूज करते हैं रेजिम, जिसमें विनक्रिस्टिन होता है और विनक्रिस्टिन होता है, कार्बोप्लेटिन होता है, ठीक है। तो इसकी ये यूज करते हैं हम, ठीक है। रेजिम ट्रिपल रेजिम होती है जिसमें हम ड्रग इंड्यूस्ड क्या करते, इसमें हमारा जो मेन एम होता है इट इज यूज्ड टू डिक्रीज द साइज ऑफ दैट ट्यूमर, ठीक है। तो कीमोथेरेपी होता है जिसमें हम ड्रग्स को यूज करते हैं टू डिक्रीज द साइज ऑफ ट्यूमर। इसके अलावा रेडियोथेरेपी होता है इन विच हम रेडिएशन के थ्रू वो जो ट्यूमर है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। और रेटिनोब्लास्ट सेल्स आर वेरी सेंसिटिव टू द रेडिएशन, लेकिन रेटिनोब्लास्ट जो है मतलब रेडिएशन रेडियोथेरेपी हम इसलिए नहीं करवाते क्योंकि इस जो रेडियोथेरेपी है उसके आई पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होती हैं। इसके अलावा फोटोकोएगुलेशन, फोटो से मतलब पता चला कि लेजर बीम लाइट बीम है। अब लाइट बीम की हेल्प से हम जो स्मॉल ट्यूमर है उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। कोएगुलेट करते हैं या डिस्ट्रॉय करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोकोएगुलेशन, जैसे जिससे पता चला कि फोटो की हेल्प से कोएगुलेट करना। फिर है क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी में हम कोल्ड वेरी लो टेम्परेचर यूज करते हैं टू डिस्ट्रॉय द ट्यूमर। ये सारे जो सर्जिकल प्रोसीजर है इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता रहा हूँ कि होता क्या है ये। इसके अलावा ब्रेकीथेरेपी, ब्रेकीथेरेपी क्या होता है कि इसमें जो ट्यूमर होता है इसके अंदर हम रेडियोएक्टिव प्लाक इम्प्लांट कर देते हैं।
अब रेडियो एक्टिव प्लाज्मा जो है वो कंटिन्यूसली रेडिएशन इमिट करता रहता है which is responsible for the destruction of that tumor। ठीक है, तो ये क्या है, ट्यूमर डिस्ट्रक्टिव थेरापीज। इसके अलावा दूसरी है इन्यूक्लिएशन। अब इन्यूक्लिएशन क्यों की जाती है? इन्यूक्लिएशन की काफी इंडिकेशंस है, लाइक विट्रियस हेमरेज है, ग्लोकोमा है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ रेटिना है। तो इसकी ना डिफरेंट इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काफी इंडिकेशंस हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमन इंडिकेशन फॉर रेटिनोब्लास्टोमा फॉर द इन्यूक्लिएशन इज ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्वमेंट। इसके अलावा अदर भी लिखनी होती हैं, वो क्या है, ग्लोकोमा पेयर हो गया, ठीक है, एक्यूट ग्लोकोमा, सीवियर ग्लोकोमा हो रहा है। इसके अलावा विट्रियस हेमरेज हो रहा है जिसकी वजह से रेटिना डिटैचमेंट हो सकती है। इसके अलावा इन्वॉल्वमेंट ऑफ लार्ज पार्ट ऑफ रेटिना। ठीक है, अब इन्यूक्लिएशन होता क्या है? Just suppose this is the eyeball and this is the extraocular muscles। तो enucleation में हम क्या करते हैं कि and this is the optic nerve। enucleation is the removal of eyeball। इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ eyeball को remove करते हैं, leaving the extraocular muscles behind। ठीक है, मतलब extraocular muscle हमने पीछे छोड़ दी उधर ही, तो सिर्फ eyeball को remove किया है। इसके अलावा other techniques क्या हैं? evisceration। evisceration in evisceration इसमें हम क्या करते हैं कि evisceration स्कोप होता है, उस स्कोप की हेल्प से हम क्या करते हैं, ऐसे स्कोप से सारा जो अंदर मटेरियल उसको हम पहले मतलब क्या है कि मिक्सचर बना लेते हैं और उस स्कोप से फिर वो सारा मटेरियल बाहर निकाल लेते हैं। तो ये क्या है, इट इज द रिमूवल ऑफ ऑक्यूलर कंटेंट्स लीविंग द, मतलब क्या होगा, ऑक्यूलर कंटेंट्स भी हमने बाहर निकाल लिए, सारे जो ऑक्यूलर कंटेंट्स हमने बाहर निकाल लिए, लीविंग द स्क्लेरल कप बिहाइंड एंड द एक्स्ट्रा ऑक्यूलर टिश्यू बिहाइंड, उनको हमने कुछ भी नहीं छेड़ा। और लास्ट आती है एक्सेंटेशन। एक्सेंटेशन को देखने के लिए जस्ट पॉज, दिस इज द ऑर्बिट, पिरामिडल शेप ऑर्बिट, दिस इज द आईबॉल। एक्सेंटेशन में क्या करते हैं हम, we remove the eyeball, we remove all the extraocular tissue like the extraocular muscles, optic nerve and lacrimal gland, and we also remove the periosteum of the orbit or some bones of orbit। ठीक है, तो ये काफी आगे की स्टेजेस में जाके हम करते हैं, जिसमें हमने आई को भी रिमूव कर दिया, एक्स्ट्राओकुलर टिश्यू भी रिमूव कर दिए और पेरियोस्टियम या सम बोन्स ऑफ ऑर्बिट को भी रिमूव कर दिया। ठीक है, तो ये थी तीन चीजें, मतलब जिसमें इन्यूक्लिएशन आ गया, evisceration आ गया और एक्सेंटेशन आ गया। तो इस तरह ये टॉपिक हमारे यहाँ पे खत्म होता है। तो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा रेटिनोब्लास्टोमा की डेफिनेशन क्या है, मैलिग्नेंट कैंसर ऑफ द रेटिना। फिर हमने अक्रेस देख ली, उसके बाद टाइप्स देख ली ऑन द बेसिस ऑफ हेरिटेंस। ठीक है, तो क्योंकि जो हेरिटेबल है वो जर्म-लाइन म्यूटेशन की वजह से है, इसलिए उसमें फैमिली हिस्ट्री होती है और वो आगे नहीं आगे जाती है। ठीक है, और जो दूसरी है और जो हेरिटेबल है उसमें रेटिनोब्लास्टोमा, एब्नॉर्मल रेटिनोब्लास्टोमा इज प्रेजेंट ऑन ऑल द सेल्स। लेकिन जो दूसरी नॉन हेरिटेबल है उसमें सिर्फ आई के सेल्स में प्रेजेंट होती है और सोमेटिक सेल में प्रेजेंट होती है, वो जर्म सेल्स में नहीं प्रेजेंट होती। पैथोलॉजी देख ली, म्यूटेशन इन द रेटिनोब्लास्टोमा जीन प्रेजेंट एट 13q14 पोजीशन। फिर हमने साइन एंड सिम्टम्स देख लिए, ऑन डिफरेंट स्टेजेस देख ली, क्विसेंट स्टेज, इन्फ्लेमेटरी स्टेज, देन स्टेज ऑफ प्रोप्टोसिस एंड स्टेज ऑफ मेटास्टेसिस। डायग्नोसिस कैसे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस। और एंड पे ट्रीटमेंट देख ली जो यहां पे मेंशन है, ट्यूमर डिस्ट्रक्टिव थेरेपी एंड रिमूवल ऑफ आईबॉल। ठीक है, तो ये क्रायोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, फोटोकोएगुलेशन, ब्रेकीथेरेपी, कीमोथेरेपी और दूसरा इन्यूक्लिएशन, जिसकी इंडिकेशन भी तो इंडिकेशन पता होनी चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट इंडिकेशन इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑप्टिक नर्व, क्योंकि अगर ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्व होगी तो वो एक्सटेंड टू द बैकवर्ड टू द ब्रेन करेगा।